साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनटीटी के बारे में। तो एनटीटी क्या है, इसको अगर हम फुल फॉर्म जाने तो नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह एक कौशल विकास करने वाली पाठ्यक्रम है। अगर हम इसे पढ़ते हैं तो इससे हमारा कौशल का विकास होता है और हम अच्छे शिक्षक के रूप में डेवलप हो पाते हैं। ज्ञानवान होना, जानकार होना और अच्छे शिक्षक होना दोनों में फ़र्क है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत अच्छा जानकार है वो बहुत अच्छा टीचर हो सकता है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कम जानकार है वो भी बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं। तो इसीलिए कौशल विकास का एक पार्ट है नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग। तो आज हम बात करेंगे इसमें दो चीज़ों पर कि नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग का क्या मतलब है, इसकी क्या आवश्यकता है, और फिर बाल मनोविज्ञान के बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं बातचीत, ज़्यादा विलंब ना करेंगे। उसके पहले हम एक बात कहना चाहते हैं कि यह कोर्स सप्ताह में 2 या 3 दिन आपके पास हमारे चैनल के माध्यम से आएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एपिसोड आपके पास, हर पाठ्यक्रम आपके पास स्वतः पहुंच जाएगा अगर चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाते हैं। हमारी कोशिश आपको प्रैक्टिकल तरीके से, साधारण तरीके से, आम बोलचाल की भाषा में आपको यह बताने का होगा कि कैसे हम एक अच्छे टीचर के रूप में विकसित हो सकते हैं और क्या क्या गुण एक टीचर को अपने अंदर रखना चाहिए। तो आज हम प्रारंभिक बात करेंगे, कुछ सिलेबस से हट के ज़्यादा बात करेंगे और सिलेबस के बारे में बाल मनोविज्ञान पर प्रारंभिक चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड में हम इस पे ज़्यादा बात करेंगे। तो आइए आपको हम बताते हैं कि नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग का क्या मतलब है। जैसा कि आप देख रहे हैं NTT, अगर इसको हम फुल फॉर्म में लिखना चाहे तो नर्सरी T फॉर टीचर्स, NT फॉर ट्रेनिंग, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग। हिंदी में इसको अगर लिखते हैं हम तो नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण। अब इसमें एक एक शब्द के बारे में हम बात करेंगे। हिंदी में चूंकि हम आपको बता रहे हैं तो हिंदी में ज़्यादा बात करेंगे, और हिंदी में जो शब्द आए हैं इसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। तो नर्सरी क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नर्सरी क्या है। हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं, उसका प्रारंभिक शब्द को जानना बहुत जरूरी है। अभी हाल के दिन में एक MCOM किया हुआ बच्चे से हमारी मुलाकात हुई, और जब मैंने उसे पूछा इस MCOM का फुल फॉर्म बताओ तो वो नहीं बताया। कुछ लेखांकन वगैरह करके वो बातों को टाल रहा था। वहीं पर एक और लोग खड़े थे जिन्होंने मुझे बताया कि MCOM का क्या मतलब होता है। फिर मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, अगर आप MCOM का मतलब जानते हैं तो आप इसका हिंदी में बताइए कि इसका क्या मतलब है। तो वो नहीं बता पाए। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि पूरा NTT का आप पढ़ाई पढ़ ले, कोर्स कर ले, परीक्षा दे दे, पास कर जाए और आपको पता ना हो कि ये नर्सरी का क्या मतलब है, शिक्षक का क्या मतलब है और ये प्रशिक्षण का क्या मतलब है, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर्सरी। तो नर्सरी क्या है दोस्तों, जो सरकारी स्कूल में बच्चे जिनके पढ़ते थे हम लोगों के समय में नर्सरी क्या होता है स्कूल में पता नहीं था। हाँ, नर्सरी हम लोग जानते थे पौधा में जहाँ पेड़ पौधा, फूलों का, आम का, सब्जियों का हम लोग खरीदने जाते थे। हमारे पापा कहते भी थे कि जाओ नर्सरी में कुछ सब्जी का पौधा ले आओ, बैगन ले आओ, भिंडी ले आओ। तो ये नर्सरी हम
सरकारी स्कूल के बच्चे जानते थे। फिर जब थोड़ा आगे बढ़े और हमारे आसपास पड़ोस के लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना शुरू किए, तब हमें पता चला कि वो नर्सरी तो स्कूल भी होता है, स्कूल का कोई कोर्स भी होता है। तो आज इस कन्फ्यूज़न को भी दूर करेंगे कि नर्सरी वो वाला सही है या ये वाला सही है या दोनों सही है। तो आइए जानते हैं कि नर्सरी का वास्तविक मतलब क्या होता है। नर्सरी का अगर हम मतलब जानेंगे, इसके दो मतलब ज़्यादातर मिलते हैं। एक पौधशाला, पौधशाला, और दूसरा शिशुशाला। नर्सरी का दोनों मतलब है, पौधशाला भी और शिशुशाला भी। लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन है, अगर हम इसको हटाएं और इसको हटाएं तो दोनों में कॉमन है शाला। अब ये शाला मतलब क्या होता है? शाला का मतलब है जानकारी प्राप्त करने का जगह या विकास करने का जगह को हम जानकारी प्राप्त करने का जगह मतलब क्या है? जानकारी जहाँ मिलता है वहाँ पर हमारे मस्तिष्क विकसित करते हैं। तो विकसित होने का जगह, विकास करने का जगह जो है वो नर्सरी है, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो शिशु हो या और भी कुछ हो। जैसे शाला पूर्व शिक्षा, शाला पूर्व शिक्षा क्या मतलब है? स्कूल के पहले की शिक्षा। तो स्कूल के पहले की शिक्षा की अभी सरकार में क्या व्यवस्था है? आंगनवाड़ी केंद्र है। अगर अभी शाला पूर्व शिक्षा देना हो तो हम बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र भेजते हैं। तो ये मतलब होता है शाला का। अगर हम इसके आगे पौध लगा दिए तो पौधशाला, पेड़ पौधा वाला नर्सरी हुआ, और इसके आगे हम शिशु लगा दिए, शिशुशाला, तो स्कूल के पहले की वर्ग हो गया, स्कूल के पहले का क्लास हो गया, वो शिशुशाला हो गया। यहाँ क्या है? पौध को हम रोपते हैं, बीज लगाते हैं, पानी देते हैं और उसमें अंकुरित होता है, पौधे बाहर निकलते हैं। हमने यहाँ बीज लगा दिया, धीरे से ये बाहर निकलता है और फिर ये फलता फूलता है, और जब ये इतना बड़ा हो गया तो इसको, ये पौधशाला, ये नर्सरी पौध यहाँ तैयार हो गया, और अब इसे आप अपने घर ले जा सकते हैं, अपने गमला में, अपने खेत में, अपने बारी झाड़ी में लगा सकते हैं। ठीक उसी तरह ये शिशुशाला है। ये घर से बाहर निकल के और बच्चा एक केंद्र में गया, यहाँ पर वो खेला, हंसा, बोला, खाया, विकसित किया, और फिर उसे निकाल करके हम लोग विद्यालय यानी स्कूल में दाखिला कराते हैं। तो दोनों जगह क्या हुआ, यहां भी और यहां भी हम देख रहे हैं कि विकास हुआ। यहां पर हम शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी दे रहे हैं, स्वस्थ पोषण भी यहाँ मिल रहा है। क्योंकि जिस अवस्था में हम शाला पूर्व शिक्षा दे रहे हैं वो जल्दी विकास करने का समय होता है, उस समय बच्चों का मस्तिष्क भी जल्दी डेवलप करता है, जल्दी विकसित होता है, और शरीर भी जल्दी विकसित करता है। उसी तरीके से ये नर्सरी में पौधे जल्दी विकसित होते हैं और डेवलप करते हैं, और इसके बाद हम उठा के उनको कहीं भी डाल सकते हैं। आप भी कहिएगा कि कहाँ आप नर्सरी की बात कर रहे थे, पढ़ाई की बात करने के लिए हम आए, शिक्षक की बात करने के लिए आए, और हम खेत खलिहान की बात आपसे कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नर्सरी की बात करते हैं तो इन दोनों को जानना जरूरी है। आप पूरा कोर्स कर लेंगे और आपसे पूछेगा अच्छा नर्सरी का मतलब बताओ तो क्या होता है, आप नहीं बता पाएंगे, तो ऐसा मैं नहीं चाहता। दोस्तों अब हम बात करेंगे शिक्षक शब्द की। तो ये शिक्षक शब्द कहाँ से आया है, इस पर थोड़ा बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि
प्राचीन काल में आचार्य और गुरु शब्द का, आचार्य और गुरु, ये दो शब्दों का ज्यादा प्रयोग होता था। तो आज हम जानेंगे गुरु किनको कहते थे। गुरु जो हमें शिक्षा देते थे वो उनको हम लोग गुरु कहते थे, और प्राचीन काल से चला आ रहा है, आज भी चला आ रहा है। ये शब्द विलुप्त नहीं हुआ है, हाँ प्रयोग में जरूर कमा है। कभी हम अपने बच्चों के साथ चलते होते हैं और उनके टीचर्स मिल जाते हैं तो हम कहते हैं प्रणाम करो, तुम्हारे गुरु हैं, इन्होंने ही तुम्हें शिक्षा दिया। तो ये शब्द आज भी बना है और इसका प्रचलन थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन ये आचार्य शब्द अब हम लोग नहीं सुनते हैं। शायद ही कभी किसी पंडित को जिन्होंने बहुत पढ़ाई की है उसको हम लोग आचार्य कहते हैं। तो आचार्य को समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसको सरल शब्द में और दो भाग में करके हम बताएं तो अच्छा आचरण, अच्छा आचरण बराबर आचार्य। तो ये आचार्य और गुरु यही आज के शिक्षक हैं। पहले के आचार्य और गुरु यही आज के शिक्षक हैं। तो अच्छा प्लस आचरण इक्वल टू आचार्य। ये ध्यान दे कि शिक्षकों की महत्ता इस पूरे देश समाज दुनिया में काफी महत्वपूर्ण है। यही गुरु और आचार्य आज के शिक्षक हैं। तो अच्छा आचरण, अच्छा मतलब क्या? अच्छा मतलब अच्छा, आप सभी जानते हैं अच्छा मतलब अच्छा जिसकी लोग प्रशंसा करें, जिसमें गुण हो, जो सुंदर लगे, जो मन को भाए, जो स्वादिष्ट हो, जो अच्छा दिखे, जो सुंदर दिखे, ये सभी चीज अच्छा है। जो टेस्टी हो वो अच्छा है, जो हमारे मन को भाए वो अच्छा है। तो अच्छा आचरण, आचरण मतलब क्या है? आचरण मतलब हमारा व्यवहार, हमारी बातें, हमारे कर्म, हमारे कार्य, हमारा शिष्टाचार, अनुशासन, हमारा ज्ञान, ये सभी एक आचरण का पार्ट है। तो शिक्षक कौन है, आचार्य कौन है? जिसका आचरण अच्छा हो, जिसका आचरण अच्छा हो वही आचार्य है, वही गुरु है, वही शिक्षक है। तो जब हम टीचर बनने वाले हैं कल दिन, जिसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें जानना जरूरी है कि शिक्षक किसको कहते हैं। अच्छा आचरण वाले को ही शिक्षक कहते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान देना होगा कि जिस पेशा में हम लोग जाने वाले हैं, जाना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, स्किल बढ़ा रहे हैं, उसका मूल बात है अच्छा आचरण। इसके संबंध में मैं दो बात आपसे करूंगा। आजकल टीचर का मतलब क्या हो गया है? स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, इसके अलावा शिक्षक का कोई महत्व नहीं है, कोई काम नहीं रह गया है। लेकिन जब शैक्षणिक व्यवस्था शुरू की गई थी, जिस समय भी एक बड़ी परिकल्पना के साथ शुरू की गई थी। आपको हम बताते हैं कि देश में सैनिकों का बहुत बड़ा रोल है। वो बंदूक तान के सीमा पर खड़े रहते हैं, रात भर 24 घंटा की ड्यूटी होती है, और तब जाकर के पूरा देशवासी चैन से सोया होता है, अपने घरों में पंखा लगाकर, एसी लगाकर, कूलर लगाकर, खाना खाकर मस्ती से सो जाते हैं। ये हमारे अच्छे नींद किसके वजह से है? वो देश के लिए जो सीमा पर सुरक्षा कर रहा है, वो सेना के वजह से हम चैन से सोते हैं। लेकिन वो जो सैनिक है, वो सैनिक को तैयार कौन करता है? इस सैनिक को शिक्षा कहां से मिलती है? ये भी आपको पता है
बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस सैनिक को भी शिक्षा शिक्षक देते हैं। तो अब बताइए कि कौन ज्यादा महान है। तो आपको बताना है कमेंट करके कि सैनिक की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है या शिक्षक की। महत्वपूर्ण तो दोनों है, पर हमारे देश के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है शिक्षक या सैनिक। पिछले 26 जनवरी को मैं एक स्कूल में गया था, वहां मैं एक मुख्य अतिथि के तौर पर गया था और बच्चे तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे थे। उसमें एक समूह चर्चा उनको करने को दिया गया था। तो किसी विषय पर वो दो ग्रुप में बच्चे बैठे थे और एक लड़कियों का ग्रुप था और एक लड़कों का ग्रुप था। किसी मुद्दे पर बात हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनका बात सुना। जब उनका चर्चा समाप्त हुआ तो मैं प्रिंसिपल से अनुमति लेकर के और कहा कि एक टॉपिक मैं देना चाहता हूं कि 15 मिनट तक उसे बच्चे बहस करें, आपका क्या कहना। उन्होंने कहा कि आप दे सकते हैं। तो बस मैंने उन्हें दोनों ग्रुप को कहा कि आप लोग डिस्कस करो, सैनिक ज्यादा महत्वपूर्ण है देश के लिए या शिक्षक। काफी अच्छी बहस हुई, दोनों तरफ से काफी तर्क हुआ, दोनों ने इतने अच्छे अच्छे तर्क वितर्क किया कि हम लोग भी फैसला नहीं ले पाए उस समय बच्चों की बात से कि क्या सही है। फिर जब बच्चे लोग चले गए तो सारे शिक्षक एक साथ बैठे थे। मैं नाश्ता कर रहे थे, हम लोग बुनियाद से जो जिनका प्रसाद होता है 26 जनवरी का झंडोत्तोलन का। तो खाते खाते मैंने शिक्षकों के बीच भी ये सवाल रख दिया कि अच्छा आप बताइए कि सैनिक ज्यादा महत्वपूर्ण देश के लिए या शिक्षक। तो वहां भी जोरदार बहस चला। फिर लास्ट में सबने मेरी बातों को जानना चाहा कि आप मैं क्या सोचता हूँ। तो मैंने एकदम कहा कि सैनिक से ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षक है, क्योंकि यही शिक्षक इस सैनिक को तैयार करते हैं। यही शिक्षक इस सैनिक में अच्छा आचरण भरते हैं। यही शिक्षक इस सैनिक को देश के लिए लड़ना सिखाते हैं और यही शिक्षक इस सैनिक को आत्मनिर्भर बनना सिखाते हैं। लेकिन क्या आज के शिक्षक ये महसूस करते हैं? चाहे सरकारी स्कूल की बात करें या प्राइवेट स्कूल की बात करें, सरकारी स्कूल में अगर नौकरी हो गई तो 80% शिक्षक यह मानते हैं कि मेरा बाप का जागीर मुझे मिल गया है और बस इसको नोच नोच के मुझे खाना है, करना कुछ नहीं। पढ़ाना तो मेरा बहुत लास्ट काम है, हमें क्या करना है, थोड़ा सा कुछ हो तो आंदोलन करना है। हमें पढ़ाना सबसे अंत में, घर का काम खत्म हो जाए फिर ऑफिस स्कूल जाना है, 1 घंटा आधा घंटा 2 घंटा डिले होना वो तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 5-6 दिन महीने में छुट्टी मारना वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बच्चे खेल रहे हो, हमें बातें करना ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो चूंकि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है तो ये मेरा अधिकार है। तो ऐसे शिक्षक के सामने अगर ऐसे शिक्षक हो तो इनसे बहुत ज्यादा महान हमारे सैनिक हैं। और सैनिक के पैर का धूल भी ये शिक्षक नहीं है। और कॉन्वेंट में क्या है, कॉन्वेंट में शिक्षा का मतलब होता पढ़ाई। शिक्षा नहीं मिलती, आपको पढ़ाया जाता है। तो पढ़ाना और सिखाना, शैक्षणिक कार्य दोनों में अंतर है। पढ़ाई किसको कहते हैं और शिक्षा किसको कहते हैं, इसमें भी बहुत मौलिक अंतर है। आज कॉन्वेंट स्कूल में जॉब ओरिएंटेड कोर्स की बात होता है, कैसे भी बच्चे कमाए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कमाए। लेकिन परंपरागत शैक्षणिक व्यवस्था में पढ़ाई का ये मतलब नहीं होता था। परंपरागत शैक्षणिक व्यवस्था में पढ़ाई का मतलब बच्चे को इस योग्य बनाना था कि वो देश के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। आज कॉन्वेंट के शिक्षा व्यवस्था में ये चीजें गायब है। हाँ, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, अनुशासन पर ध्यान देते हैं, थोड़ा शारीरिक अभ्यास भी कराते हैं, परंतु उनके सिलेबस से भी बच्चों का
सर्वांगीण विकास। ये शब्द गायब हो चुका है। तो ऐसे शिक्षक से भी कहीं ज्यादा महान हमारे सैनिक हैं। लेकिन हमें ऐसे शिक्षक भी नहीं बनना है सरकारी स्कूल के जैसे और ना कॉन्वेंट के जैसे। हमें कैसे शिक्षक बनना है जहां लोग यह कह सके कि वास्तव में इस शिक्षक के सामने ये सैनिक उनसे थोड़े उन्नीस हैं, महत्ता के मामले में, अपने प्रोफेशन को इंसाफ देने के मामले में। सैनिक से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान शिक्षकों की है, बशर्ते शिक्षक ऐसे हो। तो ये आपको मैंने आचार्य, शिक्षक जो कहिए उसके बारे में विस्तृत बताया। और अब हम बात करेंगे प्रशिक्षण के बारे में। तो प्रशिक्षण दो प्रकार के होता है। एक होता है औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। तो ये औपचारिक प्रशिक्षण क्या है और अनौपचारिक प्रशिक्षण क्या है? दोस्तों, औपचारिक अनौपचारिक प्रशिक्षण के बारे में हम पहले बात करते हैं। अनौपचारिक प्रशिक्षण कभी रुकता नहीं है, ये निरंतर चलता रहता है। हम मोबाइल देखते हैं, वो भी मेरा अनौपचारिक प्रशिक्षण चल रहा है। हम बस पे बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, दृश्य देखते हैं खिड़की के पास बैठ करके, वो भी मेरा अनौपचारिक प्रशिक्षण चल रहा है। हम कहीं गए, किसी से बात कर रहे हैं, वो भी मेरा अनौपचारिक प्रशिक्षण चल रहा होता है। हम किसी दुकान पर गए और सामान खरीदे, वो भी हमारा अनौपचारिक प्रशिक्षण चल रहा होता है। क्योंकि इन सभी चीज़ों में जो मैंने उदाहरण दिया, आप कुछ सीखते हैं, और जब हम कुछ सीखते हैं वही प्रशिक्षण है। सीखना ही प्रशिक्षण पाना है। तो ये दिन भर चलता रहता है, बस अगर हम सोए हुए हैं उसी समय बंद होता है। पर ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीज़ें सीखना चाहते हैं। मोबाइल पर हम क्या देखना चाहते हैं? क्या हम न्यूज़ देखना चाहते हैं? क्या हम हिस्ट्री देखना चाहते हैं? क्या हम कुछ सब्जेक्ट देखना चाहते हैं? क्या हम फेसबुक देखना चाहते हैं? क्या हम व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं? या क्या हम कॉमेडी वीडियो देखना चाहते हैं? तो आप देखिए, आपकी स्वतंत्रता है, आप कुछ भी देख सकते हैं। लेकिन सीखना किससे है, ज़्यादा आप सीख किस तरह के वीडियो से सकते हैं, ये आपको सोचना होगा। आपका एटीट्यूड आपको उस तरह का ट्रेनिंग प्रशिक्षण आपको देगा। जितना भी मैंने उदाहरण दिया, सुबह से लेकर के रात तक जो हम गतिविधि करते हैं, सोने के पहले तक, उस सभी गतिविधियों में हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा नज़रिया क्या है, और वही हमें उसी तरीके का प्रशिक्षण देता है। मोबाइल का काफ़ी यूज़ है, काफ़ी मिस यूज़ है। ट्रेन में खिड़की के पास बैठ के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और खिड़की के पास बैठ के दृश्य देख करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और वही खिड़की के पास बैठ के कान में लगा करके एयरफोन और मोबाइल देख रहे हैं तो हम कुछ नहीं सीख सकते हैं। मोबाइल तो घर पर भी देखते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि ट्रेन और बस में खिड़की के पास भी बैठ करके लोग, तो कैसे होगा? ये एटीट्यूड आपको अनौपचारिक प्रशिक्षण से वंचित करता है। और अगर आप बैठ करके वहाँ देख रहे हैं कि एक किसान है जो कुछ कटाई कर रहा है, कुछ रोपाई कर रहा है, वहाँ दो गाड़ियाँ चल रही है, किस तरह से एक्सीडेंट हो गया, किस तरह से होते होते बच गया, या आप वहाँ देख रहे हैं कि कुछ ऐसा चीज़ जो आपके यहाँ नहीं बिक रहा और यहाँ बिक रहा है, या आप चलते चलते कुछ अच्छा बेचने का तरीका अच्छा आप देख लिए, तो क्या देखते हैं? दृश्यानुभव, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और एक दृश्य देख करके ही आपका, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी बदल गई है। मैं खुद अपने जीवन का एक घटना आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक बार मैं गुवाहाटी जा रहा था, असम में। घर से खाना मिला था, 36 घंटा का सफ़र था,
24 घंटा तक तो मैं खाना खाया। सुबह जब मैं उतरने वाला था, कामाख्या या गुवाहाटी कोई स्टेशन था पता नहीं, वहाँ पर ट्रेन खड़े होने वाली थी, तो मैं वो रोटी जो भी बचा हुआ था, सब्जी उब्जी पन्नी में था, उसको खिड़की से नीचे गिरा दिया। जब मैं गिराया तो 1-2 नहीं 10-12 बच्चे महिलाएं उस पर झपट पड़ी, उसको लेने के लिए, उसको खाने के लिए। जो मैं खा नहीं सकता था फेंक दिया, उस पर इतने लोग जुट गए। तो काफ़ी देर में सोचता रहा। उसके बाद वहाँ से बस पकड़ के तेजपुर गया, और सारे रास्ते मैं उस लोगों के बारे में सोचना शुरू किया, सोचता ही रहा जो मेरा फेंका हुआ खाना पर इस तरह झपट पड़े जैसे बरसों से भूखे हो। उस दिन से दोस्तों मैं एक दाना अनाज भी अपने प्लेट में नहीं छोड़ता हूँ। तो वो एक दृश्यानुभव था जिसे मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ी सीख मिली, और मैं उसे ज़िंदगी में इस्तेमाल किया और उसको फेंकता नहीं। तो ये मेरा अनौपचारिक प्रशिक्षण था। मुझे किसी ने सिखाया नहीं था, लेकिन मैं उसे सीखा। सब सीखते हैं, हर लोग देख के सीखते हैं, पढ़ के सुन के सीखते हैं, कोई नई बात नहीं है। बशर्ते हमें ये हमेशा सोचते रहना चाहिए कि यहाँ पर मैं क्या सीख रहा हूँ, यहाँ का क्या लर्निंग ले रहा हूँ, यहाँ से मैं क्या, मेरा टेक अवे रहेगा यहाँ से। तो ये सब चीज़ें हमेशा हमारे दिल में होगा, तो हम ज़्यादा अनौपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे। और अब हम आते हैं औपचारिक प्रशिक्षण। तो औपचारिक प्रशिक्षण में क्या होता है, सब कुछ इसको इंग्लिश से बोलते हैं प्लान्ड वे में होता है, मतलब नियोजित होता है। आपको सब कुछ पता होता है, कहाँ जाना है, क्या सीखना है, किससे सीखना है, टॉपिक क्या है, कितना देर सीखना है, सीखने की विधियाँ क्या होगी, वो सब पता होता है। तो ये औपचारिक प्रशिक्षण में हर कुछ निर्धारित होता है, और हम उस माइंडसेट से जाते हैं कि हम वहाँ उस चीज़ को सीखने जा रहे हैं। मसलन अगर आप इस वीडियो को फ्री फुर्सत में आकर के जब देखने के लिए बैठेंगे, तो आप यही सोच कर इस वीडियो को देखेंगे कि मुझे एनटीटी के बारे में जानना है और समझना है। तो इसीलिए ये पूरा प्लान करके, पूरा नियोजित करके जो प्रशिक्षण होगा वो औपचारिक प्रशिक्षण होगा। और चलते फिरते, खाते, कूदते, खेलते, काम करते, बात करते, पढ़ते, लिखते, ये जो प्रशिक्षण है ये अनौपचारिक प्रशिक्षण। तो एनटीटी में दोनों तरह के प्रशिक्षण आपको लेने हैं। यह प्रशिक्षण जो औपचारिक है, इसके लिए आपको बुक है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपके स्टडी सेंटर हैं, वहां पर कंसल्टेंट है। बुक में क्या पढ़ना है वो क्लियर है, पता है, उद्देश्य पता है, क्यों पढ़ना है। तो ये औपचारिक प्रशिक्षण इस माध्यम से आप एनटीटी में लेंगे। लेकिन अनौपचारिक प्रशिक्षण आप कैसे लेंगे? जब आप ये सीखेंगे, ये पढ़ के, सुन के, देख के, सीख के, अपने स्टडी सेंटर के कंसल्टेंट से बात करके, जो कुछ भी आप यहाँ से सीखते हैं उसके बारे में सोचते रहना, उसके बारे में जानकारी लेते रहना, उसके बारे में दूसरों से चर्चा करना, इससे मिली जुली बातों को देखना, सुनना, समझना प्रैक्टिकल तरीके से, ये आपका अनौपचारिक शिक्षण होगा। जैसे मान लीजिए आप औपचारिक शिक्षण में देखिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ये औपचारिक शिक्षण में आपको बताया गया कि बच्चों को हंस के, गा के पढ़ाना है। एक उदाहरण लेते हैं, ये तो आप यहाँ सीख गए, पर इसको अनौपचारिक प्रशिक्षण में भी आप कैसे तब्दील कर सकते हैं, या कैसे उसको ले जा सकते हैं, या इस लर्निंग को वहां पर जाकर के और कितना आप मजबूत कर सकते हैं। इसका उदाहरण है कि आप चलते फिरते किसी स्कूल में चले गए, और स्कूल में छोटे बच्चों क्लास में आप जाकर के देख रहे हो कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है। तो वह गाना गा के उसको पढ़ा रहा है, एक चिड़िया भाई एक चिड़िया छत पर बैठी थी एक चिड़िया, एक उड़ के आ गई फुर से पता नहीं किधर से,
बोलो बोलो हो गई कितनी चिड़िया। तो बच्चे बोलेंगे 3 चिड़िया भाई 3 चिड़िया, छत पर बैठी थी 3 चिड़िया। तो इस तरह से जब आप वहाँ देखते हैं तो आपका अनौपचारिक प्रशिक्षण होता है और आपको समझ में आता है इस गाना या इस अभिनय या इस तरह के शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से हम बच्चों के साइकोलॉजी को ज़्यादा बच्चों के सोच में हम समाहित हो सकते हैं। वो जो उनको जो चाहिए उस तरह से हम उनको शिक्षा दे सकते हैं। तो ये औपचारिक प्रशिक्षण में आप चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं अपने लर्निंग के लिए। तो आज मैंने आपको बताया NTT के बारे में और इसका फुल फॉर्म क्या है। उसके बारे में आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि NTT में मुख्य रूप से हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ को एड्रेस करेंगे, किन किन चीज़ों को लेकर के आगे आएंगे और तब लास्ट में हम बताएंगे कि जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें हम क्या जानने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। तो NTT का जो सिलेबस है वो 2 साल का है और प्रथम साल में हम लोग 9 अध्याय के बारे में जानेंगे और जो पहला अध्याय होगा वो होगा बाल मनोविज्ञान और बाल कल्याण। जो दूसरा अध्याय है वो है समाज शास्त्र और निर्देशन। तीसरा अध्याय में हम बात करेंगे विद्यालय संगठन के बारे में कि विद्यालय की संरचना कैसी है, उसका संगठन कैसा है। जो हमारा चौथा अध्याय होगा उसमें हम शिक्षा के सिद्धांत के बारे में समझेंगे और जो 5वां अध्याय होगा उसमें हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में समझेंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में। छठा अध्याय में हम लोग जानेंगे आधुनिक शिक्षण विधियां के बारे में और 7वां अध्याय में शिक्षण विधियां के बारे में। में हम जानेंगे अभिभावक एवं समुदाय। 9वां में जानेंगे पूर्व यानी प्राथमिक शिक्षा नर्सरी शिक्षा के बारे में और 10वां अध्याय जो है वो हम बच्चों से संबंधित कुछ गीत, कविताएं और कला के बारे में बात करेंगे। तो आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको अगर कुछ सवाल हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में जा कर के और आपको हम निसंदेह हर कमेंट का जवाब देंगे। आप अच्छे से कमेंट कीजिए, अच्छे से चीज़ों को पूछिए, हम ज़रूर बताएंगे। साथ ही नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, अगला जो अध्याय होगा उसमें हम चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने वैसे साथियों से ज़रूर शेयर करें जो NTT में नामांकन ले लिया है, नामांकन लेने वाले हैं, पढ़ाई शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं या NTT से उनका कोई संबंध नहीं है। फिर भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं बशर्ते कि वो शिक्षा में रुचि रखते हो और खुद का विकास के लिए सोचते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।